हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। तो आज की वीडियो में हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी रिगार्डिंग कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और स्पेशली सीएचओ, क्योंकि सीएचओ एग्जाम में जो इम्यूनाइजेशन है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जिसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसका जो पहले नाम था दैट वाज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एंड दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1978। तो 1978 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जिस उस टाइम इसका नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। और डब्ल्यूएचओ ने ये प्रोग्राम 1974 में स्टार्ट किया था, और उसी प्रोग्राम को इंडिया ने 1978 में अडॉप्ट किया था। लेकिन इन 1985 ये जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम था उसका नाम चेंज होके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बन गया था। और अभी हमारा जो रिसेंट है दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ओनली। और अगर हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करते हैं कि कौन से टाइम पे हम कौन कौन से वैक्सीन लगाते हैं और उनकी क्या डोज है, रूट है, कौन से डिजीज से वो प्रिवेंट करते हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एट बर्थ बात करें तो एट बर्थ पे बच्चे को तीन वैक्सीन लगती हैं। वन इज बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी। बीसीजी जो हमारा होता है दैट इज बैसिलस कालमेट यूरिन। ओपीवी इज ओरल पोलियो वैक्सीन, और ओपीवी का दूसरा नाम है सेबिन। तो हमें पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है सेबिन वैक्सीन से रिलेटेड। सो ओपीवी को हम सेबिन भी बोलते हैं। एंड हेपेटाइटिस बी, बीसीजी हम बीसीजी और ओपीवी हम हमें बच्चे को 15 दिन के अंदर अंदर लगाना है, जबकि हेपेटाइटिस बी शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स। जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी की डोज लगानी है। बीसीजी की जो डोज होती है, अगर हम बच्चे को 1 महीने से पहले लगा रहे हैं तो उस टाइम पे वो 0.05 ml रहेगी। द रूट विल बी इंट्राडर्मल, और साइड हम लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं, क्योंकि हम सब अगर देखें हमारे लेफ्ट अपर आर्म पे एक मार्क है, ठीक है, जो परमानेंट स्कार है वो बीसीजी की वजह से होता है। एंड बीसीजी का वैक्सीन हम कौन से डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। एंड अगर बच्चे को 1 महीने पे नहीं लगा है बीसीजी का वैक्सीन, तो उसको हमें 1 साल के अंदर अंदर कभी भी लगा सकते हैं बच्चे को, लेकिन उस टाइम जो डोज रहेगी दैट विल बी 0.1 ml। रूट सेम रहेगा इंट्राडर्मल। उसके बाद आगे हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज, जो कि होती है 2 ड्रॉप्स ओरली। एंड ये पोलियोमिलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चों को देते हैं। एंड हेपेटाइटिस बी की जो डोज है दैट इज 0.5 ml। रूट इज इंट्रामस्कुलर। और छोटे बच्चों में हम कभी भी डेल्टॉइड और ग्लूटियल मसल्स में वैक्सीन नहीं लगाते हैं, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। तो छोटे बच्चों में हम एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, या जिसको हम बोलते हैं वास्टस लेटरालिस मसल, वहां पे हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं। तो जो हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस बी डिजीज से प्रिवेंट करेगा। इसके बाद एट बर्थ के बाद हम बच्चे को 1.5 महीने पे वैक्सीन लगाते हैं, जो कि हमारे 6 हफ्ते बनते हैं। 1.5 महीना जस्ट 6 हफ्ते। तो इस टाइम हम बच्चे को 5 वैक्सीन लगाते हैं। एक हमारा हो गया रोटा वायरस, पेंटावेलेंट, ओपीवी की फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल आईपीवी एंड पीसीवी। अब इनमें से हमारा पीसीवी है और रोटा है, ये कहीं कहीं सिलेक्टेड स्टेट्स में लगता है, सारी स्टेट्स में नहीं लगता है। लेकिन जो हमारा नेशनल है वो हमें पता होना चाहिए। रोटा वायरस है, मेनली इसकी 5 ड्रॉप्स होती हैं। रूट इसका ओरल होता है। एंड ये बच्चों को रोटा वायरस डायरिया से प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमें पता है कि अंडर 5 में डायरिया और निमोनिया की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो इसीलिए डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चों को रोटा वायरस की 5 ड्रॉप्स पिलाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट हमें नाम से ही पता लग रहा है, पेंटा स्टैंड्स फॉर 5। तो एक ही इंजेक्शन के अंदर 5 डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं।
तो द डोज इज 0.5 ml, रूट इज इंट्रामस्कुलर, साइट हमारी वही रहेगी वास्टस लेटरालिस मसल। एंड कौन सी 5 डिजीजों से ये प्रिवेंट करता है? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप। हिप स्टैंड्स फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ताकि बच्चों को बार बार ना प्रिक करना पड़े, इसीलिए इन पांचों डिजीजेस को एक ही इंजेक्शन में हम बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं। OPV1 हमारा हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 ड्रॉप्स ओरली। अभी साथ में ही फ्रैक्शनल IPV भी बच्चों को मिलता है। तो फ्रैक्शनल IPV जो है हमारा, OPV हमारा लाइव वैक्सीन होता है और IPV हमारा किल्ड वैक्सीन है। IPV स्टैंड्स फॉर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और फ्रैक्शनल हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम ये बच्चों को बहुत ही माइन्यूट डोज में देते हैं, बहुत ही थोड़ी सी डोज में देते हैं। एंड डोज इसकी 0.1 ml है, इंट्राडर्मल। एंड अगेन ये हमारा राइट अपर आर्म में देते हैं, एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम पोलियो। OPV और IPV में क्या डिफरेंस है? एक तो OPV हमारा ओरल वैक्सीन है, IPV हमारा इंजेक्टेबल है। OPV हमारा लाइव वैक्सीन है, IPV हमारा किल्ड वैक्सीन है। OPV हमारा बाईवेलेंट है, क्योंकि OPV जो हमारी पोलियो की स्ट्रेन्स होती हैं वो 1, 2 एंड 3 होती है, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2 एंड स्ट्रेन 3। तो इसमें हम सिर्फ 2 स्ट्रेन्स प्रेजेंट है, इट इज बाईवेलेंट इन नेचर, इसमें स्ट्रेन 2 नहीं होती है। एंड IPV इज ए ट्राइवेलेंट, इसमें आपको तीनों स्ट्रेन्स मिलेंगी, 1, 2 एंड 3। OPV का अदर नेम है सेबिन, एंड IPV का अदर नेम है साल्क, SALK। तो इसलिए हम इन दोनों के डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि अगर बच्चे को 1.5 महीने पे IPV नहीं लगा है, तो हम वहां पे फ्रैक्शनल डोज की जगह 14 मंथ पे बच्चे को IPV लगाते हैं। उस टाइम पे द डोज विल बी 0.5 ml एंड रूट विल बी इंट्रामस्कुलर, अगर फ्रैक्शनल नहीं है। अगर फ्रैक्शनल वर्ड लिखा है तो वहां पे हमने 0.1 ml देना है। इसके बाद आ गया हमारा PCV, दैट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। route is intramuscular, dose is 0.5 ml, and again site will be the anterior lateral aspect of mid thigh। and as already I have told कि हम बच्चों में, छोटे बच्चों में डायरिया और निमोनिया सबसे ज्यादा होता है, तो निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को हम PCV लगाते हैं। इसके बाद आ गया हमारा 2.5 महीने। 2.5 महीने जब 10 हफ्ते, ठीक है, इसमें हम बच्चों को 3 डोजेस लगाएंगे। रोटा वैक्सीन की सेकेंड डोज 5 ड्रॉप्स, OPV की सेकेंड डोज 2 ड्रॉप्स और पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज दैट इज 0.1 ml। इसमें हम फ्रैक्शनल IPV और PCV की डोज नहीं लगाते हैं। इसके बाद आ गया हमारा 3.5 महीने पे, जो कि हमारे 16 हफ्ते बनते हैं, सॉरी 14 हफ्ते बनते हैं। तो इसमें हमने जो बच्चे को 1.5 महीने पे डोज लगाई थी, सेम वही वैक्सीन हमारे रिपीट होते हैं। तो दैट इज रोटा वायरस, पेंटावेलेंट, OPV, फ्रैक्शनल IPV एंड PCV की सेकेंड डोज। तो डोज एंड रूट विल बी सेम। उसके बाद हमारा जो जरूरी वैक्सीनेशन आता है 3.5 महीने के बाद, वो आता है हमारा 9 महीने पे, क्योंकि 9 महीने पे बच्चों को हम एक तो मीजल्स रुबेला लगाते हैं। पहले अकेला मीजल्स लगता था, बट अभी मीजल्स के साथ रुबेला भी लगाया जाता है। तो याद रखना कि पूरे वैक्सीनेशन शेड्यूल में मीजल्स रुबेला और जेपनीज इंसेफेलाइटिस, ये दोनों जो वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियसली रूप से लगाए जाते हैं। और जो हमारा BCG है और फ्रैक्शनल IPV है वो हमारा इंट्राडर्मल है। OPV और रोटा हमारा ओरल है। इसके अलावा जितने भी हमारे वैक्सीन है सारे हम IM लगाते हैं। सो मीजल्स रुबेला, बच्चों को मीजल्स और रुबेला से प्रिवेंट करने के लिए डोज विल बी 0.5 ml एंड रूट विल बी सबक्यूटेनियस। इसी के साथ हम बच्चों को 9 मंथ पे विटामिन ए की फर्स्ट डोज देते हैं। विटामिन ए हमने याद रखना है कि 9 महीने पे स्टार्ट करते हैं, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक हमने बच्चों को पिलानी है, हर 6 6 महीने बाद। तो टोटल 9 डोजेस होती हैं, ठीक है, 9 डोजेस होती हैं, 17 लाख यूनिट्स बनती हैं, क्योंकि 9 महीने पे हमने बच्चे को 1 लाख यूनिट देनी है 1 ml। लेकिन उसके बाद हमने बच्चे को जब भी 6 6 महीने के बाद देनी है, तो उसके बाद जो डोज रहेगी वो 2 ml रहेगी, मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो ये पूरी हमारी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स बनती हैं। एंड विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। एंड विटामिन ए
डेफिशिएंसी से बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस होता है। देन हमारा आ गया जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, जो मॉस्किटो बाइट से होता है। अगेन जापानीज इंसेफेलाइटिस किसी किसी सेलेक्टेड स्टेट्स में लगाया जाता है। डोज विल बी 0.5 ml, रूट विल बी सबक्यूटेनियस एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम जापानीज इंसेफेलाइटिस। देन इसके बाद हमारा पीसीवी बूस्टर डोज लगेगा, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट बूस्टर डोज लगेगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। 9 महीने के बाद 16 से 24 महीने पे बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है, दैट इज डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर, ओपीवी का बूस्टर। ओपीवी का एक ही बूस्टर लगता है और डीपीटी के 2 बूस्टर लगते हैं। विटामिन ए जैसे कि मैंने बोला हर 6-6 महीने बाद देना है जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, लेकिन इस टाइम पे जो डोज रहेगी वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहेगा। देन सेम मीजल्स रूबेला की सेकेंड डोज और जापानीज एंसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज। इसके बाद हम बच्चे को लगाते हैं 5 इयर्स पे डीपीटी बूस्टर सेकेंड। ओपीवी बूस्टर पहले यहाँ पे भी लगता था लेकिन वो अभी नहीं लगता है, अभी सिर्फ डीपीटी बूस्टर है। 5 साल तक जो भी एडिशनल इम्यूनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल जो घरों में आके पल्स पोलियो बूथ लगते हैं, जब पल्स पोलियो कैंपेन लगता है, वो भी हमने बच्चों को पिलाना है इम्यूनाइजेशन के साथ साथ, बिकॉज डोज आता है एक्स्ट्रा डोजेस। ठीक है, इस पे 0.5 ml है, रूट विल बी IM। अभी 10 इयर्स और 16 इयर्स पे पहले टीटी लगता था, टेटनस टॉक्सॉइड, लेकिन रिसेंटली ये चेंज हो गया है, नाउ इट इज टेटनस एंड डिप्थेरिया। तो टीडी या डीटी कह लो या टीडी कह दो, ये हम बच्चों को लगाते हैं टीडी 0.5 ml IM। ये तो हमारा हो गया बच्चों का। इसके बाद जो सेकंड मेन कंपोनेंट है हमारा वैक्सीनेशन का, दैट इज प्रेग्नेंट फीमेल्स। सो प्रेगनेंसी में हम 2 डोजेस लगाते हैं। पहले टीटी था तो हर जगह टीटी जो है वो टीडी में चेंज हो गया है, टेटनस एंड डिप्थेरिया में। सो पहला डोज हम कब लगाते हैं, एज सून एज प्रेगनेंसी गेट कंफर्म। जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो पहली डोज हमने टीडी की लगानी है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड रीजन। देन उस फर्स्ट डोज के 4 हफ्ते बाद, मतलब आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेकेंड फर्स्ट डोज, हमने सेकेंड डोज लगानी है, दैट इज अगेन 0.5 ml IM। एंड अगर मदर की प्रेगनेंसी विद इन 3 इयर्स है, मतलब अभी जो पहला बेबी है वो 3 साल का नहीं हुआ, 3 साल के अंदर मदर ने फिर से कंसीव किया है, तो उस टाइम पे मदर को सिर्फ एक ही वैक्सीन, एक ही डोज लगेगी टीडी की, दैट विल बी टीडी बूस्टर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। इसके बाद आता है जो सबसे मेन क्वेश्चन हमारा, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, मतलब कौन से वैक्सीन जो हमारे हैं वो लाइव हैं और कौन से हैं हमारे जो किल्ड हैं। तो लाइव वैक्सीन में हमारा बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, मम्स, रूबेला एंड रोटा वायरस आता है। किल्ड वैक्सीन में परट्यूसिस है, आईपीवी है एंड जेई है। और फिर हमारा जो मेन कंपोनेंट है इम्यूनाइजेशन का, दैट इज कि कौन से वैक्सीन हमारी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, कौन से लाइट सेंसिटिव है और कौन से फ्रीज सेंसिटिव है। क्योंकि इनमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, जो कौन सा है जो लीस्ट हीट सेंसिटिव है। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो लाइक हीट सेंसिटिव वैक्सीन में ओपीवी सबसे मोस्ट हीट सेंसिटिव है। अगर ओपीवी को आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में लेके जाओगे तो जो हमारा वैक्सीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी पोटेंसी जो है वो लूज हो जाती है। तो सबसे मोस्ट जो हमारा हीट सेंसिटिव है, जिनकी हीट के कांटेक्ट में आते ही जो खराब हो जाएगा, दैट इज ओपीवी। तभी इन सब में वीवीएम होता है, दैट इज वैक्सीन वाइल मॉनिटर। एंड बीइंग अ सीएचओ हमें इन सबको बहुत ध्यान रखना होता है। देन आईपीवी, मीजल्स, मम्स एंड रुबेला एंड जेई अगर लाइव है तो दैट विल बी हीट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव हमारे वो वैक्सीन होते हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आके, जो एक्सपोजर में आके खराब हो जाते हैं। जितने भी वैक्सीन हमें ब्राउन या ब्लैक वायल में मिलेंगे वो सारे हमारे लाइट सेंसिटिव हैं, तो जिनमें हमारा बीसीजी, मीजल्स, मम्स, रुबेला, मीजल्स, रुबेला, मीजल्स और रुबेला, ये सारे हमारे लाइट सेंसिटिव हैं। और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन और कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, ये हमारे वो वैक्सीन है जो कि अगर कोल्ड या फ्रीज अगर हम इनको कर दें तो ये खराब हो जाते हैं। जिनमें हमारी सारी टी सीरीज आती है, लाइक जिनमें टी आता है, ठीक है, डीपीटी, टीटी, डीटी, हेपेटाइटिस बी, हिब, रोटा वायरस। अब जैसे रिसेंटली एम्स के पेपर में भी आया था कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन पूछा था, तो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन हमारा टीटी रहेगा।
हीट सेंसिटिव हमारा ओपीवी रहेगा। जिस भी वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी आ रहा है या टीटी आ रहा है, टी आ रहा है हमारा, दैट ऑल आर द फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। इनको हम फ्रीज नहीं कर सकते, अगर हमने इनको फ्रीजर में रखा, ये फ्रीज हो गए तो ये खराब हो जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एमआर वैक्सीन टू अ 9 month बेबी। द नर्स एडमिनिस्टर्ड दिस वैक्सीन बाय विच रूट एंड द ऑप्शंस आर इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और ओरली। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दो ऐसे वैक्सीन है जो हम सबक्यूटेनियसली देते हैं, दैट इज मीजल्स रूबेला एंड जेपनीज इंसेफेलाइटिस। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, मतलब जो हीट के एक्सपोजर में आते ही खराब हो जाएगा। एंड द ऑप्शंस आर परट्यूसिस, टाइफाइड, पोलियो और बीसीजी। सो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। Now the next is in cold chain process, the walk-in room, cold room store vaccine up to dash month। क्योंकि जो हमारी जहाँ पे हम हमारे कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ऑल द वैक्सीन आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगर ये एक्सट्रीम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको हम अलग अलग, हमारे कोल्डिंग रूम्स हैं, वॉक इन फ्रीजर रूम्स हैं, हमारे पास ILRs हैं। तो इन सब में हम इनको कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे वॉक इन कोल्ड रूम्स पूछा है, so the right answer is option number B, up to 3 months. Then the next is route of administration of hepatitis B vaccine is, and the options are intradermal, subcutaneous, intramuscular और intravenous. So hepatitis B का जो route है वो क्या है? That is intramuscular. Dose is 0.5 ml. Now the next is BCG vaccine stands for Bacillus calmette-guerin. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बीसीजी का फुल फॉर्म और एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए, दैट इज बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन एंड इट इज अ लाइट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है, बर्थ पे हम देते हैं, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। Now the next is BCG vaccine is available in powder form. It is reconstituted with, and the options are distilled water, normal saline, 5% dextrose solution और रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन। तो BCG जो हमारा है वो पाउडर फॉर्म में आता है और उसको हमें किसके साथ डिसॉल्व करना चाहिए? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल सालाइन। जिस वैक्सीन के साथ जो डाइल्यूटेंट आता है हमें उसी के साथ उसको डिसॉल्व करना चाहिए। और बीसीजी को एक बार डिसॉल्व करने के बाद अगर अप टू 4 आवर्स हम यूज कर सकते हैं। अगर 4 आवर्स के बाद हमारे पास बीसीजी वैक्सीन बच जाएगा तो हमें उसको डिस्कार्ड करना है। तो 4 आवर्स के बाद हमें इसको डिस्कार्ड करना है अगर ये बच जाता है तो। Now the next is the vaccine that leaves permanent scar in babies is, and the options are measles, pentavalent, DPT और BCG. So already we all know कि हमारे left side पे एक permanent scar है and that is due to BCG. Now the next is frozen DPT vaccine should be discarded, rolled between palm until it reaches room temperature, immersed in hot water, kept out until it reaches room temperature. So already we have discussed कि frozen जो हमारे freeze sensitive vaccine है that is DPT. DPT सबसे पहले क्या है कि it is a freeze sensitive. अगर ये freeze हो जाएगा तो ये खराब हो जाएगा और अगर ये freeze है तो इसको हमने discard करना है। Now the next is adjuvant used in DPT vaccine is, and the options are zinc phosphate, aluminium phosphate, aluminium hydroxide और both B and C. So जो adjuvants होते हैं वो वैक्सीन की पोटेंसी को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा डीपीटी वैक्सीन होता है उसमें हमें एल्यूमिनियम का जो सॉल्ट्स होते हैं वो देखने को मिलेगा। Now the next is which of the following vaccine is contraindicated during pregnancy, and the options are MMR, DPT, hepatitis B और DT. So during pregnancy हमने हमेशा याद रखना है कि कभी भी मदर को लाइव वैक्सीन नहीं लगाना, किल्ड वैक्सीन लगाते हैं। सो DT इज एग्जांपल ऑफ किल्ड वैक्सीन। TT लगाते थे वो किल्ड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन नहीं लगाना। अब इनमें से
हमारा लाइव वैक्सीन कौन सा है? दैट इज MMR. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो प्रेगनेंसी में मदर को कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं लगाना है, वो बेबी को प्रॉब्लम कॉज कर सकता है. Now the next is herd immunity is not useful in prevention of, and the options are polio, rubella, tetanus or measles. And the right answer is option number C, that is tetanus. तो अब सबसे पहले कि हमें पता है वी ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. तो लाइक जो मदर से बच्चे को जाती है दैट इज नोन एज द पैसिव इम्यूनिटी, जो मिल्क के थ्रू जा रही है, जो प्लासेंटा के थ्रू जा रही है. जो हमारी ये वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ एक्टिव इम्यूनिटी, बिकॉज इसमें एंटीजेंस हमारी बॉडी में जा रहे हैं और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है. तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ एक्टिव इम्यूनिटी. सो हमारी हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कम्युनिटी की हम बात करते हैं, उस कम्युनिटी में अगर मोस्ट ऑफ द बच्चे इम्यूनाइज्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल पोलियो के लिए, ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द बच्चे अगर पोलियो के लिए इम्यूनाइज्ड हैं, सबने ओपीवी ले रखी है, लेकिन कुछ ऐसे 10% बच्चे हैं जिन्होंने ओपीवी नहीं ली है, तो वहां पे हर्ड इम्यूनिटी काम आएगी. मतलब कि दूसरों की वजह से जो डिजीज है वो बाकियों को नहीं हो पाएगी. मतलब हर्ड इम्यूनिटी एक तरह की इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है उन लोगों के लिए जो कि इम्यूनाइज्ड नहीं है. और ये हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जो कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, सिर्फ उन्हीं में होता है. टेटनेस के केसेस में हर्ड इम्यूनिटी हमें नहीं मिलेगी देखने को. नाउ द नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स, मतलब जिसमें हम पर्सन को रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं. And the options are active acquired immunity, passive acquired immunity, active natural immunity or active passive natural immunity. So the right answer is option number B, that is passive acquired immunity. जो हमारी immunization है, immunization is an example of active एक्वायर्ड इम्यूनिटी. मतलब कि हमने पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज, एंटीजेंस डाले और बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की. जब हमें कोई भी डिजीज होती है तो उस डिजीज के रिस्पॉन्स में जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी. जो बच्चे माँ से बच्चे को जाता है एंटीबॉडीज, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी. और जो हमारी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दे जब हम बच्चों पर्सन को रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टेटनस सेरा दे रहे हैं अगर हम पर्सन को, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं, तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज. Now the next is measles vaccine is live viral vaccine, killed vaccine, live bacterial vaccine और toxoid. So measles क्या है? It is सबसे पहले measles is a viral infection. It is caused by a virus. So already we have discussed कि measles जो है वो हमारा live vaccine है, तो it is a live viral vaccine. Then the next is universal immunization program was started in, and the right answer is option number C, 1985. 1974 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ था बाय WHO. 1978 में EPI वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया. 1985 में EPI का नाम चेंज होकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बना. एंड 1992 में इम्यूनाइजेशन CSSM का पार्ट बना, दैट इज चाइल्डहुड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड. नाउ द नेक्स्ट इज अ किल्ड वैक्सीन इज, इनमें से किल्ड वैक्सीन कौन सा है? OPV, BCG, MMR और IPV. सो द राइट आंसर इज IPV. नाम से ही पता लग रहा है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, also known as Salk vaccine. Now the next is pulse polio immunization was introduced in, and the right answer is in the year 1995. दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था. Now the next is system of storage and transport of vaccine at low temperature from the manufacturer to the vaccination site is called deep small freezer, cold room, cold chain or deep freezer. So the right answer is cold chain. So cold chain सबसे ज़्यादा important होती है in the maintenance of vaccines. So it is a system of storage and transportation of vaccine at low temperature from the manufacturer to the vaccination site.
Now the next is which among the following vaccine is stored in the freezer? इनमें से कौन सा वैक्सीन है जिसको हम फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मीजल्स। मीजल्स और बीसीजी को हम स्टोर कर सकते हैं। एंड एक है हमारा ओपीवी। ओपीवी को सबसे ज्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। ओपीवी कैन बी स्टोर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर ओपीवी को हम लंबे टाइम के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक बार हम उसको यूज कर रहे हैं वैक्सीनेशन में, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मेंटेन करके रखना है सभी वैक्सीन का। Now the Salk vaccine is given for the prevention of, and the right answer is polio, because Salk is the other name of inactivated polio vaccine. Now the next is immunization of DPT should be administered by, and the options are intramuscular, intradermal, intravenous or subcutaneous. So DPT का जो dose route है, that is intramuscular. So option number A is the right answer. So आज की वीडियो में हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और उसके रिगार्डिंग थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।